हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान है और आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं यूटीआई के बारे में। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे आप आम भाषा में पेशाब की रास्ता का इन्फेक्शन कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूटीआई होता क्या है, यूटीआई के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि किसी पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, और साथ ही साथ में इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या है। इन सारे विषयों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या है। अगर हम बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले जो आपको समझना है, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी अगर हमारे पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूटीआई कहते हैं। A urinary tract infection, that is UTI, is infection caused by the invasion and multiplication of microorganism। यानी अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई बैक्टीरिया आकर के रहता है, इन्वेजन करता है, या वहां पर जाकर के अपनी संख्या बढ़ाता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, तो इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब आपको यह समझना है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ये कॉमनली आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कह रहे हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेनली आपको याद रखना है कि ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया में भी आपको ये याद रखना है कि 80% जो यूटीआई है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो केसेस हैं, उसमें 80% जो प्रॉब्लम होगी या 80% जो इन्फेक्शन होगा, वो केवल और केवल किससे होगा, इस्चेरिशिया कोलाई। ये जो बैक्टीरिया है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट के आसपास सबसे अबंडेंटली पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। तो अगर ये सबसे ज्यादा पाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इन्फेक्शन भी यही करेगा। इसको आप याद रखना, इन एनीवेयर इन यूरिनरी सिस्टम, यानी बेसिकली आपको ये समझना है कि पेशाब की रास्ता में कहीं पर भी इस्चेरिशिया कोलाई की ग्रोथ होती है, इसका इन्वेजन होता है, और इसकी वजह से अगर वहां पर इंफेक्शन होता है तो इसे अपन क्या कह रहे हैं, यूटीआई कह रहे हैं। थोड़ा और आगे की बातें समझते हैं कि जो यूटीआई की प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है इज मोस्ट कॉमन, और वी कैन से दैट मोर कॉमन इन फीमेल इन कंपैरिजन टू द मेल। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मेल और फीमेल में कोई एनाटॉमिकल डिफरेंस है? तो इसका आंसर है यस। आपको ये याद रखना है कि जो फीमेल के अंदर इन्फेक्शन है, उसका मेन कारण है शॉर्ट यूरेथ्रा। यानी अगर हम मेल और फीमेल में देखें तो जो मेल का यूरेथ्रा है, जो मेल का यूरेथ्रा है, आपको ये याद रखना है, ये क्या होता है, ये होता है लॉन्ग, है ना। तो लॉन्ग यूरेथ्रा होने की वजह से इंफेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें फीमेल के बारे में, अगर हम फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में जो यूरेथ्रा है वो क्या है, फीमेल का जो यूरेथ्रा है वो ध्यान रखेंगे, ये शॉर्ट यूरेथ्रा है। तो शॉर्ट यूरेथ्रा होने की वजह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इंफेक्शंस होते हैं वो फीमेल में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। थोड़ा और आगे की बातें समझते हैं और जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है, इसको हमने दो सेगमेंट में एक्चुअली डिवाइड किया है। अब ये दो सेगमेंट कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, एक है आपका अपर यूरिनरी ट्रैक्ट और एक है आपका लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। अब ये जो अपर और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट हैं, इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इनका मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। यानी अगर यूरेथ्रा और ब्लैडर में ये इन्फेक्शन होता है तो आप इसे क्या कहेंगे, तो इसको अपन कहेंगे जो क्या है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर यूटीआई। तो जो लोअर यूटीआई है उसमें आपको क्या बातें याद रखनी है, थोड़ा आगे की बातें समझते हैं और जानते हैं कि लोअर यूटीआई में क्या क्या चीजें हैं। तो लोअर यूटीआई में जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको अभी इतना याद रखना है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसके दो भाग किए हमने, एक अपर यूटीआई और एक लोअर यूटीआई। तो जो आपका लोअर यूटीआई है, यानी लोअर यूटीआई है, लोअर यूटीआई, इस लोअर यूटीआई में कहां कहां इन्फेक्शन आपको याद रखना है, एक इन्फेक्शन आपको याद रखना है यूरेथ्रा में। यानी अगर पेशाब की रास्ता जो है, यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, और दूसरा आपको याद रखना है ब्लैडर में, है ना, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ब्लैडर का या यूरेथ्रा का जो इन्फेक्शन है, ये किस में आएगा, ये आपका लोअर यूटीआई में आएगा। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन किडनी में होता है, ध्यान रखेंगे,
किडनी में ये इन्फेक्शन होता है तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे अपर यूटीआई। यानी आपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दो भागों में बांटा, एक आपने पढ़ा कि लोअर यूटीआई और एक आपने पढ़ा अपर यूटीआई। थोड़ा आगे की बातें समझते हैं और लोअर यूटीआई को और अपर यूटीआई को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, क्योंकि क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है, जो लक्षण है, वो दोनों केसों में अलग अलग आएंगे। तो अगर बात करें हम सिस्टाइटिस की, यानी लोअर यूटीआई में आपको याद रखना है सिस्टाइटिस का मतलब है इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर। अगर ये इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है तो आप इसे क्या कहेंगे, सिस्टाइटिस कहेंगे, और ये किसके अंडर आ रहा है, ये लोअर यूटीआई के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट आपको याद रखना है दैट इज द यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस का मतलब इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो रहा है तो इसे अपन क्या कह रहे हैं, यूरेथ्राइटिस कह रहे हैं। अब इसी तरीके से एक और कंडीशन है जो पर्टिकुलरली मेल में पाई जाती है, मेल पेशेंट में पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस का मतलब क्या है, पेशाब की रास्ता में एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसे अपन प्रोस्टेट कहते हैं, जो आपका मेल में पाई जाती है। तो अगर ये प्रोस्टेट में इंफेक्शन हो जाएगा तो इसे अपन क्या कहेंगे, प्रोस्टाइटिस कहेंगे, इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। अब ये याद रखना है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का इंफेक्शन है ये मेनली आपका मेल में होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जनरली ये ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलेगा, है ना, यानी जो व्यक्ति की उम्र 50 साल से ज्यादा होगी जनरली आपको वही देखने को मिलेगा। हालांकि ये इन्फेक्शन कम उम्र के लोगों में भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अगर प्रोस्टेट में किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा, किसी भी तरीके की कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तो ये बहुत कम उम्र में भी प्रोस्टाइटिस डेवलप हो सकती है, लेकिन जनरली ये डेवलप होती है लेटर स्टेज में। अब बात करते हैं अपर यूटीआई की। अपर यूटीआई का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि अगर ये इंफेक्शन, ध्यान देंगे पाइलोनेफ्राइटिस अपन पढ़ते हैं, तो ये जो पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है इंफेक्शन ऑफ द किडनी एंड रीनल पेल्विस। अगर किडनी में या रीनल पेल्विस में, यानी किडनी के आसपास का जो एरिया है वहां पे अगर इंफेक्शन होगा तो ये अपर यूटीआई है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे आप, दैट इज द पेरीनेफ्राइसिस एब्सिस। अब ये जो पेरीनेफ्रिक एब्सिस है इसको अपन क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ये एक रेयर प्रॉब्लम है और ये कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं आप यूटीआई का। यानी अगर आपने किसी पेशेंट में पाइलोनेफ्राइटिस हुई, इंफेक्शन ऑफ किडनी हुआ और इसे आपने ट्रीट नहीं किया, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज द पेरीनेफ्रिक एब्सिस में। अब ये पेरीनेफ्रिक एब्सिस क्या है, तो इसको मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप एक किडनी का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके सामने, इसको आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये आपका किडनी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, है ना, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। अब बहुत खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है, ये आपके किडनी के जो पिरामिड्स होते हैं, रीनल पिरामिड जिसे अपन कहते हैं। तो अगर ये इन्फेक्शन आप देख रहे हैं कि किडनी से निकलने वाला जो ये है, ये रास्ता क्या है, ये आपका यूरेटर है ना, ये आपका यूरेटर है। तो इन्फेक्शन आपका लोअर यूटीआई से ऐसे जाता हुआ अगर ये किडनी के इस एरिया में डेवलप हो रहा है ना, तो इसको अपन ने क्या कहा था, इसको आपने टर्म दिया था दैट इज द पाइलोनेफ्राइटिस। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन आगे प्रोसीड किया और आगे ट्रीट किया तो किडनी के अपर पोल में या साइड में कहीं पर एब्सेस का मतलब है पस बन जाना। तो इन्फेक्शन की वजह से पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, वहां पर एब्सेस बन जाएंगे, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है पेरीनेफ्रिक एब्सिस। और ये जो पेरीनेफ्रिक एब्सिस है ये एक तरीके का एक रेयर कंडीशन है, जो अगर आपने यूटीआई को ट्रीट नहीं किया, अपर यूटीआई को ट्रीट नहीं किया, तब जाके ये कन्वर्ट होती है। थोड़ा और आगे की बातें जानते हैं और समझते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई दोनों में अलग अलग होंगे, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। बात करें लोअर यूटीआई के केस में, जिसे आपने सिस्टाइटिस का नाम दिया था, यानी अगर ब्लैडर में इंफेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्या क्या लक्षण मिलेंगे। तो सिस्टाइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द डिसयूरिया, बर्निंग यूरिनेशन, यानी पेशेंट आपसे कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब जब मैं पेशाब के लिए जाता हूं तो मुझे पेशाब में जलन होती है। दूसरा, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, यानी कहेगा, पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है और अर्जेंसी है। अर्जेंसी का मतलब पेशेंट कई बार आपको बोलेगा कि पेशाब उसको होल्ड नहीं हो रहा है ना, कई बार कहेगा कि पेशाब कई बार निकल भी जाता है। तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो गई है, अर्जेंसी ज्यादा है, और इंपॉर्टेंट बात है आपका
जो आप डॉक्टर होके जब आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो प्यूबिक एरिया में सुप्रा प्यूबिक पेन, यानी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जब पेशेंट को आप पाल्पेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका सुप्रा प्यूबिक एरिया है, नाभि के जो नीचे का एरिया है, ब्लैडर का जो एरिया है, वहां पे प्रेस करने पर पेशेंट को दर्द होगा। नेक्स्ट इज द हेमेचूरिया समटाइम, और कई बार क्या होगा कि पेशाब में क्या आ सकता है, ब्लड आ सकता है। तो मैंने आपको लोअर यूटीआई के जो लक्षण बताए हैं कि पेशेंट को पेशाब में जलन होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, कई बार पेशाब जा रहा है, पेशाब को होल्ड नहीं कर पा रहा है, और सुप्रा प्यूबिक एरिया में उसको पेन है, तो ये इंडिकेशन है आपके किसके, लोअर यूटीआई की। इसी तरीके से थोड़ा आगे की बातें समझते हैं और जानते हैं कि अपर यूटीआई के केस में आपको क्या लक्षण मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोअर यूटीआई में जो आपको लक्षण मिले हैं, है ना, अपर यूटीआई में अपन पाइलोनेफ्राइटिस की बात कर रहे हैं, यानी इंफेक्शन इन किडनी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो लोअर यूटीआई में आपको लक्षण मिले हैं कौन कौन से, डिसयूरिया मिला है, यानी पेशाब में उसको जलन हो रही है, फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी बढ़ी हुई है, सुप्रा प्यूबिक पेन है, हेमेचूरिया है, ध्यान रखना ये लक्षण तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अपर यूटीआई में आपको कुछ और खास लक्षण मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द फीवर विद चिल, यानी पेशेंट को बुखार भी आ रहा है, यानी पेशाब में जलन हो रही है और साथ में बुखार आ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इन्फेक्शन है ये किसका है, ये आपका अपर यूटीआई का इन्फेक्शन है। ध्यान रखेंगे, और कुछ एग्जामिनेशन के दौरान आपको पेशेंट बताएगा उसके फ्लैंक में पेन होता है। फ्लैंक की पेन का मतलब ये जो ये नाभि के इर्द गिर्द साइड का जो एरिया है, इसे अपन फ्लैंक पेन देखेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से कोस्टोवर्टिब्रल एंगल में आपको टेंडरनेस मिलेगी, यानी इस एरिया में आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दर्द बताएगा। पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग होंगी, जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करेगा। और साथ ही साथ में आपको ये याद रखना है कि अगर आपने इसे ट्रीट नहीं किया तो कई बार आपके सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन यानी पेशेंट में सेप्सिस भी डेवलप हो सकती है। तो सेप्सिस के जो कॉम्प्लिकेशन है जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं उसको आपको याद रखना है कि पेशेंट में अगर यूटीआई को, अपर यूटीआई को आपने ट्रीट नहीं किया तो ये सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैं बात आपको ये बताना चाहता हूं, जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि मेल में यूटीआई बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अगर मेल पेशेंट में यूटीआई का कोई केस आपके पास आएगा तो ऑलवेज आपको कंसीडर करके चलना है कि मेल में जो यूटीआई है वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की तरह आपको ट्रीट करना है। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है क्या, क्या कहना चाहते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का मतलब क्या है कि अगर पेशेंट में आपको जो लक्षण है वो मिल रहे हैं, साथ ही साथ में सिस्टमिक जो करेक्टर है वो भी पाए जा रहे हैं, तो उसको अपन कॉम्प्लिकेटेड मानेंगे। जैसे अभी मैंने फीवर बताया, पेशेंट को अगर फीवर भी है, साथ में उसको बर्निंग सेंसेशन है, ये सारी चीजें जब होती हैं तो ये आपका क्या माना जाता है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई माना जाता है। बात करते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि यूटीआई के केस में अपन कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में आपको सबसे पहले याद रखना है दैट इज द यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन, जो आप पेशेंट को लिखते हो, है ना, यूरिन आरएम जो आप लिखते हो कि यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो यूरिन जो आरएम है इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि यहाँ पे क्या होगा, पाई यूरिया हो सकता है, यानी पस पाया जा सकता है यूरिन में, साथ में बैक्टीरिया, यानी अगर आप माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके जो यूरिन में क्या है, बैक्टीरिया पाया जा रहा है। इसी तरीके से आप क्या करा सकते हैं, यूरिन का कल्चर करा सकते हैं। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, एक बात ध्यान रखेंगे, यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी इज कंसीडर्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी सबसे अच्छा टेस्ट इसको माना जाता है, क्योंकि जब आप कल्चर कराएंगे तो जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये इंफेक्शन हो रहा है उसको आप ग्रो करा पाएंगे, इसीलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म से ये हो रहा है उसको अपन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा जो टेस्ट माना जाता है वो क्या है, दैट इज द यूरिन कल्चर। और साथ ही साथ में आप इससे स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का भी पता लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है आपका किस एंटीबायोटिक के प्रति ज्यादा जो क्या है रेजिस्टेंस है, या किसके प्रति सेंसिटिव है, किससे आपसे ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब तक आपको पेशेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे आपको कल्चर नहीं कराना चाहिए ना, क्योंकि कल्चर कई बार टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसमें पैसा भी पेशेंट का ज्यादा लगेगा। तो आपको
अनकॉम्प्लिकेटेड में जनरली यूरिन आरएम ही कराना चाहिए, रूटीन और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन कराना चाहिए। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उस दौरान आपको कल्चर कराना चाहिए। नेक्स्ट जांच के बारे में बात करते हैं। सीबीसी अपन करा सकते हैं, इसमें सीआरपी करा सकते हैं, ब्लड कल्चर करा सकते हैं। और अगर पेशेंट आपका फिब्राइल है यानी फीवर उसको आ रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, सीबीसी वगैरह करा सकते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस है या सेप्सिस का पेशेंट है, साथ ही साथ में इस केस में आप अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पेशेंट में किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्टिव जो का यूटीआई है या कोई स्टोन का केस है, जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूटीआई में अपन इमेजिंग नहीं कराते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड वगैरह या आपके सीटी स्कैन एमआरआई नहीं कराते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि कोई पैथोलॉजी है, कोई ट्यूमर है, कोई इनफेक्ट जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट का जो रास्ता है उसमें किसी भी तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें आप ये करा सकते हैं। और मेनली आपको ये याद रखना है कि जहां स्टोन वगैरह का चांसेस होता है या आपको लगता है पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि उसको पहले कभी पेशाब की रास्ता में, किडनी में कभी कोई स्टोन रहा है, तो उस केस में आप करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्टेड, यानी अगर कोई आपको लग रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है तो उस केस में आप इमेजिंग करा सकते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि डिपेंड करता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन कहां पर है, उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये इंफेक्शन आपका यूरेथ्राइटिस यानी यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन है, तो इस यूरेथ्राइटिस में आपको क्या याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, ये आपका यूरेथ्राइटिस यानी यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसमें अगर इंफेक्शन है, तो इसमें जो अपन ड्रग यूज करते हैं मेनली इसमें थर्ड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन यूज करते हैं। और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में आपको याद रखना है कि अगर हम इंजेक्टेबल के बारे में बात करें, है ना, इंजेक्शन जो आप देख रहे हैं, तो इसमें इंजेक्टेबल में थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग दैट इज द सेफ्ट्रैक्सोन, जो मोनोसेफ के नाम से आप यूज करते हैं, ये वही ड्रग है। सेफ्ट्रैक्सोन के बारे में याद रखना है, यानी इसको आप यूज कर सकते हैं, या आप चाहते हैं इसके अलावा दूसरी जो ड्रग यूज कर सकते हैं दैट इज द डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg बीडी फॉर 7 days अलोंग विद 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट बताया जा रहा है इसका जस्ट एजुकेशनल पर्पज है, ये मतलब नहीं है कि आप इस ट्रीटमेंट को देख करके पेशाब की रास्ता का इंफेक्शन करने लगे या आप स्वयं लेने लगे। तो जो मेडिकल स्टूडेंट हैं ये उन्हीं के लिए है। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और समझते हैं सिस्टाइटिस क्या है। यूरेथ्राइटिस में मैं आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जब यूरिनरी जो आपका यूरेथ्रा है अगर उसमें इंफेक्शन हो रहा है ना, तो आपने देखा कि इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। लेकिन यूरेथ्राइटिस में आपको ये याद रखना है, एक बात ये याद रखनी है कि अगर व्यक्ति में जो इंफेक्शन है ये दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से कैसे हो सकता है कि अगर ये इंफेक्शन आपका जो है इनिशियल हुआ है, यानी आपका समझ सकते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड है ना, अनकॉम्प्लिकेटेड। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो कॉम्प्लिकेटेड है और अनकॉम्प्लिकेटेड है, अगर मेल पेशेंट आपके पास आता है यूटीआई का केस लेकर के, तो इसको ऑलवेज कंसीडर एज अ कॉम्प्लिकेटेड केस, है ना, चाहे पेशेंट में कोई सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन हो या ना हो, इसे हमेशा आप कॉम्प्लिकेटेड कंसीडर करेंगे। किसमें? कॉम्प्लिकेटेड इन मेल, यानी मेल पेशेंट है तो कॉम्प्लिकेटेड कंसीडर करेंगे, और फीमेल पेशेंट है तो कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड दोनों हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा सिस्टाइटिस के बारे में। सिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोकॉल अगेन डिफरेंट है। इसमें भी दो बातें याद रखनी है, एक है कॉम्प्लिकेटेड और एक है अनकॉम्प्लिकेटेड। जो कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड है इसका मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लिकेटेड का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोकॉल क्या है। इसमें जो ड्रग है आपकी दैट इज द नाइट्रोफुरेंटोन 100 mg। नाइट्रोफुरेंटोन 100 mg बीडी डोज में 5 दिन के लिए देनी है, या आप इसमें टीएमपी या एसएमएक्स यानी ट्राइमेथोप्रिन और सल्फोमेथोक्साजोल इसको 3 दिन के लिए यूज कर सकते हैं, या फॉस्फोमाइसिन का 3 ग्राम का एक सिंगल डोज दे सकते हैं। ये कंडीशन है आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस में। मैं आपको बताना चाहूंगा मेनली अपन अभी इसी को यूज कर रहे हैं, नाइट्रोफुरेंटोन 100 mg 5 डेज के लिए अपन इसको देते हैं।
बात करते हैं कॉम्प्लिकेटेड के बारे में। तो कॉम्प्लिकेटेड में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है फिलहाल वो आपको याद रखना है, दैट इज द फ्लोरोक्विनोलोन। अब फ्लोरोक्विनोलोन एक लार्ज क्लास ऑफ ड्रग है। तो फ्लोरोक्विनोलोन के कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्स है ना, वो आपके क्या है इसी में आते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, 500 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन बीडी डोज में 7 से 14 दिन के लिए यूज करेंगे। ध्यान देंगे, आपका फ्लोरोक्विनोलोन का एग्जांपल हमने लिया है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg 7 से 14 दिन के लिए यूज करेंगे बीडी डोज में। या आपका इसमें टीएमपी यानी और एसएमएक्स जो आपकी ड्रग्स होती हैं, इसको भी आप 7 से 14 दिन के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं थोड़ा और आगे की, और जानते हैं ट्रीटमेंट में पाइलोनेफ्राइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। अब पाइलोनेफ्राइटिस की जब भी बात आ रही है तो आप समझ गए होंगे कि ये अपर यूटीआई का केस है, और इसको अपन ने दो क्लास में डिवाइड किया है। पाइलोनेफ्राइटिस का जो पेशेंट आपके पास आ रहा है ये दो तरीके से होगा, एक है ओपीडी पेशेंट और एक है आईपीडी पेशेंट। जो ओपीडी का आपका पेशेंट है, यानी पेशेंट चाहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दवा दो, मुझे भर्ती नहीं होना है, तो जब आप ओपीडी के पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो अगेन इसमें जो ड्रग है दैट इज द फ्लोरोक्विनोलोन, यानी इसका एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन। आपको याद रखना है 500 mg बीडी 7 से 14 दिन के लिए यूज करेंगे। या आपकी टीएमपी और एसएमएक्स जो ड्रग्स हैं इनको अपन क्या करेंगे, इनको 7 से 14 दिन के लिए दे देंगे। यानी जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट था एज इट इज वो ट्रीटमेंट आपका किसका है, पाइलोनेफ्राइटिस के ओपीडी पेशेंट का है। यानी जो पेशेंट चाहता है कि उसको दवा दो और वो जाए। लेकिन अगर पेशेंट आपके यहाँ एडमिट है ना, अगर पेशेंट एडमिट है तो उस केस में आप क्या करेंगे, सेफ्ट्राक्सोन 1 ग्राम 14 डेज के लिए आपको देना है। साथ ही साथ में अमीनोग्लाइकोसाइड जैसे जेंटामाइसिन, आपको इसकी जो जेंटामाइसिन की डोज है वो याद रखनी 5 mg पर केजी, और ये एवरी 24 आवर में आपको करना है। यानी 24 घंटे के अंदर आपको 1 ग्राम क्या करना है, सेफ्ट्राक्सोन चलाना है, यानी जो मोनोसेफ आप चलाते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देनी है। और कुछ अदर ड्रग हैं, अगर आपका जो रेंज है पेशेंट का, फाइनेंशियली पेशेंट सस्टेनेबल है, तो उस केस में आप जो है पाइपरासिलिन और टैजोबैक्टम जैसी ड्रग भी दे सकते हैं, कार्बापेनम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पाइपरासिलिन और टैजोबैक्टम आपकी जो एंटीबायोटिक है, हायर एंटीबायोटिक है, आपको जनरली इनको यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपका पेशेंट सेफ्ट्राक्सोन और अमीनोग्लाइकोसाइड जैसी यानी सेफेलोस्पोरिन और अमीनोग्लाइकोसाइड जैसी ड्रग के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, उससे ठीक हो जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें कार्बापेनम और पाइपरासिलिन टैजोबैक्टम जैसी ड्रग का यूज करें। आगे की बातें समझते हैं कि प्रिवेंशन क्या है। अगर किसी व्यक्ति में यूटीआई हो रहा है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन हो रहा है, तो ये इंफेक्शन दोबारा ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं, सबसे पहले पेशेंट एजुकेशन इज मैंडेटरी। आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको कारण बताने हैं कि यूटीआई क्यों होता है। तो सबसे पहले आपको बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करने हैं, और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक, यानी पेशेंट को बताना है कि आप पानी की मात्रा थोड़ा ज्यादा पिए, है ना। जब पानी की मात्रा पेशेंट ज्यादा पिएगा तो जो पैथोजेंस है, जो बैक्टीरिया है, दे विल फ्लश आउट, है ना, वो उसकी बॉडी से पास आउट हो जाएंगे। तो आपको फ्लूइड की जो मात्रा है, जो पानी की मात्रा, उसको बढ़ा देना है। और साथ ही साथ में उसको बताना है कि आपको पेशाब जब भी आए उसको रोकना नहीं है ना, टाइमली ब्लैडर वॉइडिंग करानी है। पेशाब आए तो पेशाब के लिए जाना है, पेशाब रोकना नहीं है। साथ ही साथ में पोस्ट कॉइटल वॉइडिंग, है ना, जो भी अगर सेक्सुअली एक्टिव पर्सन है तो उसको ये बात बतानी है कि जो है आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद अपनी हाइजीनिसिटी का, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ में जेनाइटल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, जो पॉजिटिव एजेंट है, जो फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया को मिल रही है इन्फेक्शन के लिए जो मिल रही है, उनको अपन क्या करेंगे, उसको रोक पाएंगे। तो इस तरीके से यूटीआई के इन्फेक्शन को हमने जाना, यूटीआई इन्फेक्शन होता क्या है, इसको ट्रीट कैसे करते हैं। फिर भी यूटीआई इन्फेक्शन को लेकर के अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आपका कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।